सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फर्स्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हमेशा से आप सभी की डिमांड रहती है कि सर अगर हमें इस एग्ज़ाम में बैठने जाना है तो इससे पहले वाले एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा दीजिए। और हमेशा से ही टारगेट सेमेस्टर का ये रिकॉर्ड रहा है कि जो भी मांगे आपने की हैं, जो भी डिमांड्स आपने रखे हैं, आपकी सारी डिमांड्स को पूरा किया गया है, जो भी हमारे एंड से पॉसिबल होता है। तो आज के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में हम सारे के सारे जो 40 क्वेश्चंस आपके पिछले सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ और मैं कंफर्म कर देना चाहूँगा आप सभी को यहाँ पे कि अगर आप लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस बार भी आपको 40 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे तो आप अंधेरे में है दोस्तों। इस बार जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपसे केवल और केवल MCQ क्वेश्चन पूछने वाली है और उस MCQ क्वेश्चन की संख्या 40 नहीं 50 होगी और हर MCQ क्वेश्चन की वेटेज 1.5 मार्क्स होगी। यानी आपको इस बार एक ही पेपर देना है जिसमें आपको 50 MCQs का आंसर देना है और उन 50 MCQs के आंसर के बदले आपको मिलेगा 75 मार्क्स, यानी 1.5 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, इस बार आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है कि आप लोग जो भी MCQ सॉल्व करें वो 100% करेक्ट हो। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैंने पेपर को जब एनालाइज किया तो मैंने ये देखा कि ये जो थर्ड सेमेस्टर के सारे पेपर्स हैं वो टिपिकली डिफ़िकल्ट हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इस ख्याली पुलाव में हैं, ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि जो तैयारी हमने फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में की थी उसी तैयारी से हम थर्ड सेमेस्टर में भी उतने ही मार्क्स पा जाएंगे, तो लेट मी टेल यू आप फेल भी हो सकते हैं। क्योंकि ये जो पेपर है थर्ड सेमेस्टर का ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इस पेपर को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उसमें आपकी खटिया खड़ी हो सकती है। इसलिए आप लोग ध्यान दें, जो भी आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं बड़े बारीकी से पढ़ें। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है तो आपके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी का हमेशा से आपका साथ देते हुए आया है आपका सारथी, और इस समय भी सारथी आप सभी का साथ देने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ तैयार है आपके टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे। अगर आप भी अपने सेमेस्टर एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, सेमेस्टर एग्जाम के डर को खत्म करना चाहते हैं दोस्तों, तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का, वहाँ से आप सारथी को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको मिलेंगे कंप्लीट लेक्चर्स, PDF, नोट्स, PYQs प्लस स्पेशल डाउट सेशन। तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए और देखिए किस प्रकार से ये जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं वो क्वेश्चंस आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगे। और जो आप 50 क्वेश्चंस फेस करने वाले हैं आपकी कमिंग सेमेस्टर एग्जाम में, वो 50 क्वेश्चंस के लिए आप अपने आप को तैयार कर लेंगे एंड डेफिनेटली 50 में से कम 45 से 48 क्वेश्चंस आपके सही ही होंगे। ये वादा है हमेशा से सारथी का। अगर आपने सारे कंटेंट्स पढ़े हैं तो डेफिनेटली आपका 50 में से 45 से 46 48 क्वेश्चन तक सही होते हैं और हमेशा से ये सारथी ने प्रूव किया है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कम इनटू फोर्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फोर्स में कब आया था? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फोर्स में आया था फ्रॉम 1 सितंबर 1872, यानी 1 सितंबर 1872 से भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू हुआ था। और एक चीज़ और है, जो स्टूडेंट्स सारथी ज्वाइन करना चाहते हैं और उनके लिए लैंग्वेज बैरियर हो रहा है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि सर क्या सारथी केवल इंग्लिश मीडियम में है, तो लेट मी टेल यू, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कोर्स अगर हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग दोनों ही मीडियम्स का भरपूर ध्यान रखते हैं। तो सारथी जो कोर्स डिज़ाइन हुआ है उसमें आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का ही कंटेंट मिलेगा। बाकी जो हमारा एक्सप्लेन करने का नज़रिया है वो दोनों ही मीडियम में होता है। हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी कंसिडर करते हैं और एट द सेम टाइम हम हिंदी मीडियम के बच्चों को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर आँख बंद करके सारथी ज्वाइन करिए और देखिए किस प्रकार से आपकी जर्नी को सबसे बेहतरीन जर्नी हम बना देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज, यानी अगर आप एक अवयस्क के साथ अनुबंध करते हैं तो वो क्या होगा? तो कोई भी अनुबंध, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के साथ किया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट शून्य होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, अग्रीमेंट कॉज्ड बाय अ बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज, यानी ऐसा एग्रीमेंट जो बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट के द्वारा किया गया है। बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा समझौता जो दोनों ही पक्ष के द्वारा गलती करके किया गया है, तो उस प्रकार के समझौते को, उस प्रकार के एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे? वॉइड कहेंगे, वॉइडेबल कहेंगे, इलीगल कहेंगे या वैलिड कहेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वॉइड। जो एग्रीमेंट
दोनों ही पक्षकारों द्वारा गलती के कारण होता है, उस एग्रीमेंट को हम शून्य मानते हैं, उस एग्रीमेंट को हम वॉइड मानते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका वॉइड, दैट इज ए। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ दिस इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट। इसमें से कौन सा वेजरिंग एग्रीमेंट है? ऑप्शन दिए गए हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, तेजी मंडी कॉन्ट्रैक्ट, लॉटरी, ऑल ऑफ दीज। हिंदी में इनमें से कौन सा बाजी अनुबंध है? बीमा अनुबंध, तेजी मंदी अनुबंध, लॉटरी अनुबंध या ये सभी। तो अगर हम बात करें वेजरिंग एग्रीमेंट की, तो वेजरिंग एग्रीमेंट यानी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एक पार्टी विन करती है तो दूसरी पार्टी लूज़ करती है, यानी एक पार्टी जीतती है तो दूसरी पार्टी हारती है, इसको हम वेजरिंग एग्रीमेंट कहते हैं। और वेजरिंग एग्रीमेंट और जो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका लॉटरी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज़ लॉटरी। लॉटरी जो है वो एक वेजरिंग एग्रीमेंट है, वो एक वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ। कंसीडरेशन किसके डिजायर पे मूव होनी चाहिए? तो कंसीडरेशन हमेशा प्रोमिसर के डिजायर पे मूव होनी चाहिए। कंसीडरेशन जो मूव होगा आपका, हिंदी में प्रतिफल जो मूव होगा आपका, वो वचनदाता यानी प्रोमिसर की इच्छा पे मूव होगा। अगर हम प्रोमिसर की बात करें तो प्रोमिसर यानी वो इंसान जो प्रॉमिस करता है। फॉर एग्जांपल हमने और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और हमने कहा कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा अगर आप मुझे अपनी कार बेच देते हैं। तो इस केस में जो 10 लाख रुपए जो मैं कंसीडरेशन के तौर पे आपको देने वाला हूँ, वो 10 लाख रुपए मैं तब दूंगा जब मैं चाहूँगा, यानी जब मेरी इच्छा होगी, जब प्रॉमिसर की इच्छा होगी, तभी वो प्रॉमिसी को पैसा देगा, कंसीडरेशन देगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। और कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिटवीन द पार्टीज बाय वर्ड्स इज कॉल्ड। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज के बीच में शब्दों के द्वारा बनाया जाता है, हिंदी में पार्टियों के बीच शब्दों द्वारा बनाया गया अनुबंध कहलाता है, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज के बीच में शब्दों के द्वारा, वर्ड्स के द्वारा बनाया गया है, उसे हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ओरल फॉर्म में यानी स्पोकन फॉर्म में भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड इट इज़ कॉल्ड। यानी जब कोई प्रस्ताव केवल उसी व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जा सकता है जिसके लिए वह दिया जाता है, तो उसे कहते हैं। तो जब भी कोई ऐसा प्रस्ताव है जो केवल वही इंसान एक्सेप्ट कर सकता है जिस इंसान को वो दिया गया है, तो उसे हम स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं। स्पेसिफिक ऑफर यानी विशिष्ट प्रस्ताव। विशिष्ट प्रस्ताव यानी ऐसा प्रस्ताव जो किसी विशिष्ट यानी किसी विशेष इंसान को दिया जाता है, किसी विशेष व्यक्ति को दिया जाता है। हिंदी इंग्लिश में द ऑफर विच इज़ गिवन टू ए स्पेसिफिक पर्सन इज कॉल्ड एन स्पेसिफिक ऑफर। यानी ऐसा ऑफर जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता है उसे हम स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं। हिंदी में ऐसा प्रस्ताव जो किसी विशेष व्यक्ति को, किसी विशेष इंसान को दिया जाता है उसे हम विशेष प्रस्ताव कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, अ प्रॉमिस टू सब्सक्राइब टू अ चैरिटी इज अ। अगर आप प्रॉमिस करते हैं एक चैरिटी को सब्सक्राइब करने के लिए, हिंदी में किसी दान को सब्सक्राइब करने के लिए अगर आप वादा कहते हैं, वादा करते हैं, तो इसे हम कौन सा वादा कहेंगे? इसे हम कौन सा समझौता कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा प्रॉमिस जो आप किसी चैरिटी को सब्सक्राइब करने के लिए कर रहे हैं, तो उस प्रॉमिस को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, अ प्रॉमिस टू सब्सक्राइब टू अ चैरिटी इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी दान को सब्सक्राइब करने का वादा एक वैध अनुबंध होता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, 2 और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे आर अग्रीड अपॉन। हिंदी में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा सहमत होने पर सहमति व्यक्त करना कहा जाता है। जब 2 या 2 व्यक्ति आपस में सहमत हैं तो सहमत कब होंगे, कैसे होंगे? तो वो सहमत तब होंगे जब वो सेम थिंग और सेम सेंस में अग्री करते हैं। यानी जब 2 व्यक्ति एक ही चीज़ और एक ही अर्थ में सहमत हैं, एक ही चीज़ और एक ही अर्थ के लिए एग्री होते हैं, तो उन्हें कंसेंट मान लिया जाता है, उसे उनका सहमति मान लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, दैट इज द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो 2 और मोर पर्सन्स आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। यानी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सेम थिंग और सेम सेंस में अग्री होते हैं तो उसे हम उनका कंसेंट कहते हैं।
अगला है क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म क्विड प्रो क्यू मीन्स, हिंदी में प्रतिदान शब्द का अर्थ है, तो प्रतिदान शब्द का अर्थ होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी बदले में कुछ। प्रतिदान यानी होता है कंसीडरेशन। प्रतिदान मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रतिदान मतलब होता है कंसीडरेशन, यानी समथिंग इन रिटर्न। यानी जो क्विड प्रो क्वो है ये कंसीडरेशन का ही सिनोनिम्स है। याद रखिएगा दोस्तों, क्विड प्रो क्वो कंसीडरेशन का सिनोनिम है। ये एक लैटिन मैगजीम है जिसका मतलब होता है कंसीडरेशन। लेट मी रिपीट, क्विड प्रो क्वो एक लैटिन मैगजीम है जिसका मतलब होता है कंसीडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें से कौन सा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का इसेंशियल एलिमेंट नहीं है? तो आपने पढ़ा है इसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, एटलीस्ट 2 पार्टीज, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, बट एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा वैध अनुबंध का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो आपने पढ़ा है कि एक वैध अनुबंध के बहुत सारे अनिवार्य तत्व होते हैं। कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए, अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, पर्याप्तता होनी चाहिए। लेकिन जो पर्याप्तता है, जो कंसीडरेशन है, वो एडिक्वेट हो वो ज़रूरी नहीं है। यानी कंसीडरेशन हो सकता है, कंसीडरेशन ज़रूरी है, लेकिन कंसीडरेशन पर्याप्त हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंसीडरेशन का पर्याप्त होना ज़रूरी नहीं है, बाकी कंसीडरेशन एक कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूरी होता है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, कंसीडरेशन, एडिक्वेसी ऑफ कंसीडरेशन इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का इसेंशियल एलिमेंट कभी भी एडिक्वेसी ऑफ कंसीडरेशन नहीं होता है। अगला है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑन ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, सच पेमेंट इज टर्म्ड एज। यानी यदि कोई अनुबंध के उल्लंघन पर एक निश्चित राशि के भुगतान के लिए प्रदान करता है तो ऐसे भुगतान को कहा जाता है। यानी ये कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है जिसमें पहले से ही ये डिसाइड किया जा रहा है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा, तो उस केस में आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के डैमेज को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के पेमेंट को हम क्या कहते हैं, जो पहले से ही डिसाइड कर लिया गया है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा तो आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के पेमेंट को हम कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। क्या कहते हैं दोस्तों? परिनिर्धारित हर्जाना। हिंदी में इसको कहते हैं परिनिर्धारित हर्जाना। एक ऐसा हर्जाना होता है जो कोई भी अनुबंध बनाने के पहले ही ये डिसाइड कर लिया जाता है कि अगर ये अनुबंध टूटेगा, अगर ये अनुबंध का अगर आप इस अनुबंध का पालन नहीं कर पाएंगे तो उस केस में आपको परिनिर्धारित हर्जाना को भरना पड़ेगा, यानी लिक्विडेटेड डैमेजेस को पे करना पड़ेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट कवर्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा मामला अधिक्षण असंभवता की अवधारणा के अंतर्गत नहीं आता है? तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाता है, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में आप परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी 3 केसेस में हो सकती है, जब सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए, जब प्रोमिसर या प्रोमिसी का डेथ हो जाए, या इनकैपेसिटी हो जाए, या फिर अगर किसी देश में, जिस देश में हम वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं उस देश में वॉर, जंग छिड़ जाए, तो उस केस में भी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, प्रदर्शन की कठिनाई, ये एक सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, ये एक असंभवता की अवधारणा नहीं हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अधिक्षण असंभवता की अवधारणा में क्या क्या आता है? विषय वस्तु का विनाश आता है, वचनदाता की मृत्यु या अक्षमता आती है, युद्ध का प्रकोप आता है, परंतु इसमें प्रदर्शन की कठिनाई नहीं आती है, यानी डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, द कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन। सहमति तब मुक्त मानी जाती है जब इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि कंसेंट फ्री तब मानी जाती है जब ये 5 कंडीशंस होते हैं, जब कोअर्जन से कंसेंट नहीं लिया गया है, जब अनड्यू इन्फ्लुएंस से कंसेंट नहीं लिया गया है, जब
फ्रॉड से कंसेंट नहीं लिया गया है, जब मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से कंसेंट नहीं लिया गया है। यानी अगर आपकी सहमति जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव या धोखाधड़ी या गलत बयानी या गलती से नहीं लिया गया है तो उस सहमति को, उस कंसेंट को हम फ्री कंसेंट मानेंगे। यानी ऐसा कंसेंट जो फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कुवर्जन, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से नहीं लिया गया है, उसी कंसेंट को हम फ्री कंसेंट मानेंगे दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ कोवर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। हिंदी में ऐसा सहमति जो जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव या धोखाधड़ी या गलत बयानी या गलती का परिणाम नहीं है तो उस सहमति को ही हम स्वतंत्र सहमति यानी फ्री कंसेंट कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाइज टू द, तो ये सभी को पता है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 लागू होता है। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 पूरे इंडिया पे लागू होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है पहले जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला था, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसीलिए अब कोई भी कानून जो इंडिया पे अप्लाई होगा वो कानून इक्वली जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होगा। लेकिन ये चीज़ें पहले नहीं थी 2019 के पहले। 2019 में आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया है, तब से हमारा देश एक हो गया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी कानून बनेगा वो सब जगह अप्लाई होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। यानी भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 जम्मू एंड कश्मीर सहित पूरे भारत में लागू होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, हिंदी में कानून द्वारा लागू करने योग्य एक समझौता एक अनुबंध है। एन एग्रीमेंट इज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल, यानी एक समझौता एक स्वीकृत प्रस्ताव है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एक ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, और एक एग्रीमेंट को हम एक्सेप्टेड प्रपोजल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हमको पता है सबसे पहले ऑफर दिया जाता है और ऑफर का एक्सेप्टेंस दिया जाता है। जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट हो जाता है, और उस एग्रीमेंट को जब हम इन्फोर्सेबल बाय लॉ कर देते हैं तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहने लगते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इन केस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स कोलेट्रल ट्रांजैक्शंस आर, ध्यान से, शून्य करारों के मामलों में संपार्श्विक लेन देन होते हैं। तो जब भी आपके कोलेट्रल ट्रांजैक्शंस की हम बात करेंगे वॉइड एग्रीमेंट्स के केस में, तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो वॉइड है और उससे कोई कोलेट्रल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो कोलेट्रल ट्रांजैक्शन भी वॉइड होगा। यानी शून्य करारों के मामलों में संपार्श्विक लेन देन भी शून्य होते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज ऑल्सो वॉइड। इन केस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स कोलेट्रल ट्रांजैक्शंस भी वॉइड होंगे। यानी अगर एग्रीमेंट वॉइड है तो कोलेट्रल ट्रांजैक्शंस भी वॉइड होंगे। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाई, तो इसका नाम ही है जनरल, यानी ऐसा ऑफर जो जनरली कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसा प्रस्ताव जो सामान्य जनता में से कोई भी इंसान एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी इंसान स्वीकार कर सकता है, तो उसे हम जनरल ऑफर कहते हैं, उसे हम सामान्य प्रस्ताव कहते हैं। तो ऐसा प्रस्ताव जिसको कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी व्यक्ति स्वीकार सकता है, उसे हम जनरल प्रपोजल, जनरल ऑफर कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट वैलिड एक्सेप्टेंस, हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा मान्य स्वीकृति नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा एक्सेप्टेंस है जो वैलिड नहीं है। ऑप्शंस है, इट हैज़ बीन कम्युनिकेटेड, एक ऐसा एक्सेप्टेंस जो सूचित कर दिया गया है, एक ऐसा एक्सेप्टेंस जो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड है, यानी जो पूर्ण और अयोग्य है, एक ऐसा एक्सेप्टेंस जो प्रिज्यूम्ड है फ्रॉम साइलेंस ऑफ ऑफरी, यानी ऐसा प्रस्ताव जिसमें प्रस्तावकर्ता की चुप्पी से माना गया है कि उस प्रस्तावकर्ता ने स्वीकृति दे दी है,
तो हमने आपको बार बार कहा है, जो भी बच्चे सारथिक होंगे उनको याद होगा कि हमने आपको बार बार कहा है कि अगर सामने वाला इंसान जिसको ऑफर दिया जा रहा है अगर वो साइलेंट है तो उसकी साइलेंट का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होता है दोस्तों। दैट मीन्स मेयर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी इंसान को आप ऑफर दे रहे हैं और वो इंसान कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर दे रहा है, यानी मेयर साइलेंस इज़ नॉट एन एक्सेप्टेंस एट ऑल। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज़ यह प्रस्तावकर्ता की चुप्पी से माना गया है। यानी ऐसा स्वीकृति जो प्रस्तावकर्ता की चुप्पी से माना गया है वो एक्सेप्टेंस, वो स्वीकृति नहीं होता है, वो स्वीकृति माना ही नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, एज ए जनरल रूल एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज, यानी ऐसा एग्रीमेंट जो बिना कंसिडरेशन के बनाया जाता है उसे हम कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। याद रखिएगा दोस्तों, एग्रीमेंट में कंसिडरेशन जरूरी है, लेकिन एग्रीमेंट में कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ये जरूरी नहीं है। यानी कंसिडरेशन इज इम्पॉर्टेंट इन एग्रीमेंट बट कंसिडरेशन इज नॉट एडिक्वेट। कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि वो एडिक्वेट होगा तभी एग्रीमेंट को सही माना जाएगा। कंसिडरेशन अगर केवल कंसिडरेशन है तो उसे वैलिड माना जाएगा। अगर कंसिडरेशन एब्सेंट है किसी भी एग्रीमेंट में तो उसे वॉइड माना जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एज ए जनरल रूल एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, यानी ऐसा एग्रीमेंट जो बिना कंसिडरेशन के बनाया गया है उसे हम वॉइड कहते हैं, और ऐसा एग्रीमेंट जो कंसिडरेशन के साथ बनाया जाता है उसे हम वैलिड एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। एन एग्रीमेंट मेड विद द फ्री कंसेंट टू विच द कंसिडरेशन इज लॉफुल बट इनएडिक्वेट इज, हिंदी में स्वतंत्र सहमति से किया गया एक समझौता जिसके लिए विचार वैध है लेकिन अपर्याप्त है। हमने आपको पहले ही बताया है कि जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट हो। कंसिडरेशन अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी एग्रीमेंट में है तो वो एग्रीमेंट वैलिड होता है। कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ये ज़रूरी नहीं होता है। तो कंसिडरेशन अगर एडिक्वेट नहीं है, इनएडिक्वेट है, तो भी आपका एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा, तो भी आपका समझौता वैध माना जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय द ब्रीच व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा बाय ब्रीच अगर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या करती है, तो हिंदी में अनुबंध के पक्षकार होने पर अनुबंध के उल्लंघन से अनुबंध समाप्त हो जाता है। यानी डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है दोस्तों? तो डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की यदि बात करें तो डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब प्रोमिसी रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, यानी जिस इंसान ने प्रॉमिस किया था अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, वो इंसान प्रॉमिस परफॉर्म करने से मना कर देता है, तो उस केस में भी डिस्चार्ज हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। अगर प्रॉमिसी फेल हो जाता है अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने में, उस केस में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। और अगर प्रॉमिसी अपने आप को डिसेबल कर लेता है फ्रॉम परफॉर्मिंग द हिज पार्ट, देन इन दिस केस ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। यानी कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज 3 कंडीशन में हो सकता है, जब प्रॉमिस को पूरा करने से मना कर दिया जाए, जब प्रॉमिस को पूरा करने में इंसान फेल हो जाए, या फिर जब प्रॉमिस को पूरा करने से इंसान खुद को डिसेबल कर दे। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। इन तीनों कंडीशन में, इन तीनों ही परिस्थितियों में एक जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हिंदी में देख लेते हैं एक बार। अनुबंध के पक्षकार होने पर अनुबंध के उल्लंघन से अनुबंध समाप्त हो जाता है। तो अनुबंध समाप्त कब हो जाता है? जब अपने वादे को पूरा करने से इनकार कर देता है, जब अपने वादे को पूरा करने में वो विफल हो जाता है, और जब वादे को अपने हिस्से को पूरा करने से वो खुद को असक्षम कर देता है, तो उस केस में भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपका जो अनुबंध है, वो समाप्त हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, When the parties mutually agree to change certain terms of contract, this is called। हिंदी में जब पक्ष परस्पर अनुबंध की कुछ शर्तों को बदलने के लिए सहमत होते हैं तो इसे कहा जाता है। ध्यान से, जब पार्टीज म्यूचुअली एग्री हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स को बदल दें तो उसे हम क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, अगर दोनों ही पार्टीज एग्री हैं म्यूचुअली यानी पारस्परिक रूप से, तो उस केस में उसको कहते हैं हम द नोवेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से, जब दोनों ही पार्टीज इस बात पे एग्री हैं कि हम
कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स को बदल देते हैं तो उसे हम कहेंगे नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हिंदी में अनुबंध का नवीनीकरण, अनुबंध का नवाचार। तो अनुबंध का नवीनीकरण कब होता है? जब दोनों पक्ष परस्पर अनुबंध की कुछ शर्तों को बदलने के लिए सहमत होते हैं, यानी दोनों लोग अगर सहमत हैं तभी इसे हम अनुबंध का नवीनीकरण कहेंगे। अगर एक सहमत है तो उसे अनुबंध का नवीनीकरण नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केवल एक इंसान की सहमति से होता है, लेकिन नवाचार, नवीनीकरण जो होता है, नोवेशन जो होता है, वो दोनों के सहमति से होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, इफ अ पर्सन एक्सेप्ट्स अ लेसर सम ऑफ मनी देन व्हाट वाज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर इन द डिस्चार्ज ऑफ द होल डेट इट इज नोन एज। यानी यदि कोई व्यक्ति पूरे ऋण की अदायगी में अनुबंधित राशि से कम धनराशि स्वीकार करता है तो उसे कहा जाता है। यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें आपको 1 करोड़ रुपया पे करना है, लेकिन बाद में आप केवल 80 लाख ही पे करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं रेमिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं रेमिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से देखिएगा, इसे हम कहते हैं रेमिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी छूट। अगर आपको 1 करोड़ रुपया पे करना था, लेकिन आपको 1 करोड़ की जगह पे केवल 80 लाख ही पे करना है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को रेमिट कर दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट में आपको रेमिशन दिया जा रहा है, आपको एक छूट दी जा रही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, वेयर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर हिज राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टू अनदर पर्सन इट इज़ लीगली नोन एज। यानी एक ऐसा कंडीशन जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी अपने राइट्स को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर देती है, हिंदी में जहां अनुबंध करने वाला एक पक्ष अनुबंध के तहत अपने अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है, तो इसे कानूनी रूप से जाना जाता है, तो इसे कानूनी रूप से एक असाइनमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जाना जाता है। ध्यान से, अगर कोई एक पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट की है वो अपना राइट किसी दूसरे पार्टी को ट्रांसफ़र कर देती है, किसी दूसरे इंसान को दे देती है, तो इसे हम असाइनमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इसे हम अनुबंध का अभिहस्तांकन कहते हैं। ध्यान से, इसे हम एक अनुबंध का अभिहस्तांकन कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26, ऑफर टू परफॉर्म इज कॉल्ड। हिंदी में प्रदर्शन करने की प्रस्ताव को कहते हैं, तो ऑफर टू परफॉर्म को हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहते हैं, प्रदर्शन का प्रयास कहते हैं। अगर आपको प्रदर्शन करने का एक प्रस्ताव दिया जा रहा है, आपको परफॉर्म करने का एक ऑफर दिया जा रहा है, तो उसे हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहते हैं, उसे हम प्रदर्शन का प्रयास कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इज नोन एज। जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस होता है, जो प्रदर्शन का प्रस्ताव होता है, उसे हम टेंडर कहते हैं, उसे हम निविदा कहते हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, द ऑफर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी। जो ऑफर होना चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट का, वो कैसा होना चाहिए? तो हमेशा याद रखिएगा, आपका ऑफर हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए। दोस्तों, एक कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑफर होना चाहिए वो अनकंडीशनल होना चाहिए, डेफिनिट और सर्टेन होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज अनकंडीशनल। अगला क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडरेशन एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल इट इफ। यानी एक समझौते पर विचार और उद्देश्य अवैध है अगर यह, तो अगर कोई भी कंसिडरेशन, कोई भी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट फ्रॉडलेंट है, तो उस ऑब्जेक्ट को, सॉरी, उस एग्रीमेंट को हम अनलॉफुल कहेंगे। यानी कोई भी समझौता जिसमें विचार और उद्देश्य, कोई भी समझौता जिसमें विचार और उद्देश्य धोखाधड़ी वाले हैं, तो उस प्रकार के समझौते को हम अवैध समझौता यानी इलीगल समझौता कहेंगे, इलीगल एग्रीमेंट कहेंगे। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज फ्रॉडुलेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 30, एन अनसर्टेन एग्रीमेंट इज। यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जो अनसर्टेन है, एक ऐसा समझौता जो अनिश्चित है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम वॉइड कहते हैं, उसे हम शून्य मानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें से कौन सा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? सबसे पहले हम आपको जल्दी से बता देते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंड करता है ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपको तब परफॉर्म करना पड़ेगा जब कोई इवेंट होगा या फिर जब कोई इवेंट नहीं होगा। दैट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट विच डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट,
अगर आपका एक्सीडेंट होता है, आपकी बाइक का एक्सीडेंट होता है, तभी आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। अगर आपका घर जलता है तभी आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। अगर आपकी दुकान जलती है तभी आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। यानी अगर ये इवेंट होता है तभी आपको ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। यानी जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उसका एग्जाम्पल ए हो जाएगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। हिंदी में आकस्मिक अनुबंध किसे कहते हैं? तो ऐसा अनुबंध जो किसी विशेष घटना के होने या ना होने पे आपको परफॉर्म करना पड़े, उसे हम आकस्मिक अनुबंध, उसे हम कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और बीमा का जो अनुबंध होता है वो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आकस्मिक अनुबंध यानी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, कंसेंट मीन्स पार्टीज एग्रीइंग ऑन। सहमति का अर्थ है पार्टियों पर सहमत होना। तो कंसेंट मीन्स होता है पार्टीज एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अगर दोनों ही पार्टीज एक ही बात एक ही अर्थ में मान लेती हैं, एग्री हो जाती हैं एक ही बात पर एक ही अर्थ में, तो उसे हम कंसेंट मानते हैं। ध्यान से, कंसेंट मीन्स पार्टीज एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। इसको हम कहते हैं कंसेंसस एड आइडम। याद रखिएगा दोस्तों, एक लैटिन मैक्सिम है कंसेंसस एड आइडम। कंसेंसस एड आइडम का मतलब होता है कंसेंट मिलना ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, दैट इज द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, द कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स। यानी कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पिटेंस कब माना जाएगा? एज ऑफ द पार्टीज यानी पार्टियों की उम्र के हिसाब से, या फिर साउंडनेस ऑफ द माइंड ऑफ द पार्टी यानी पार्टियों के दिमाग की मजबूती के हिसाब से। तो ये दोनों माना जाएगा। जो आपका कॉम्पिटेंसी होता है, आपने देखा होगा उसमें हम दोनों चीज़ें देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में वो इंसान कॉम्पिटेंट माना जाएगा जो इंसान मेजर होगा और जो इंसान साउंड माइंड का होगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट वही इंसान कर सकता है जो मेजर हो और जो साउंड माइंड का हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, अ कंसीडरेशन में भी। कंसीडरेशन कैसा हो सकता है? तो कंसीडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी कंसीडरेशन आपका पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इधर ए और बी और सी। और कंसीडरेशन यानी एक विचार, एक प्रतिफल अतीत भी हो सकता है, वर्तमान भी हो सकता है और भविष्य में भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, अ प्रपोजल में कंसिस्ट ऑफ अ प्रॉमिस फॉर। प्रपोजल में कौन सा प्रॉमिस होता है? डूइंग एन एक्ट, एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। यानी प्रपोजल में एक ऐसे प्रॉमिस की बात की जाती है जिसमें आपको कोई काम करने के लिए कहा जा सकता है, किसी काम को ना करने के लिए भी कहा जा सकता है। हमने आपको जब प्रपोजल का डिफिनेशन बताया था तो हमने आपको समझाया था प्रपोजल मीन्स यू आर मेकिंग एन ऑफर टू अ पर्सन टू डू एन एक्ट और अब्सटेनिंग हिम फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। यानी प्रपोजल में आप किसी इंसान को कोई काम करने के लिए भी प्रपोजल दे सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं, और किसी इंसान को काम करने से मना करने के लिए भी प्रपोजल दे सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज इधर ए और बी। यानी प्रपोजल दोनों ही कामों के लिए दिया जा सकता है, टू डू एन एक्ट और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 36, द ऑफर मेड टू ए स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इज नोन एज। यानी ऐसा ऑफर जो स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसा ऑफर जो स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर, उसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रस्ताव। यानी किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को दिए गए प्रस्ताव को हम विशिष्ट प्रस्ताव कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 37, द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी। जो आपके ऑफर के टर्म्स होने चाहिए, जो आपके प्रस्ताव की शर्तें होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए? तो हमेशा याद रखना दोस्तों, प्रस्ताव की शर्तें हमेशा डेफिनिट यानी निश्चित होनी चाहिए। तो जो आपके ऑफर के जितने भी टर्म्स आप दिखा रहे हैं, जितने भी टर्म्स की आप बातें कर रहे हैं, वो 100% डेफिनिट, सर्टेन और क्लियर होनी चाहिए, वो अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन अ पर्सन इनवाइट्स द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर ही इज सेड टू मेक एन इन्विटेशन टू ऑफर। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को ऑफर देने के लिए इनवाइट कर रहा है तो उसे हम कहेंगे इन्विटेशन टू ऑफर, यानी प्रस्ताव के लिए निमंत्रण। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, गुड्स डिस्प्लेड इन अ शॉप विद अ प्राइस लेबल इज। यानी अगर किसी दुकान में गुड्स को प्राइस लेबल के साथ दिखाया जा रहा है, डिस्प्ले किया जा रहा है, परिदर्शित किया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे इन्विटेशन टू ऑफर, यानी प्रस्ताव के लिए एक निमंत्रण। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपने अभी तक
अपने सेमेस्टर एग्जाम को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे सारथी को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का, वहाँ से हमारा ऐप डाउनलोड करिए और सारथी को ज्वाइन करिए। अगर सारथी को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारी टेक्निकल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। और टेक्निकल टीम को कांटेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाना है। वहाँ पे आपको सारथी फॉर बिकम थर्ड सेमेस्टर का व्हाट्सअप ग्रुप का भी एक लिंक दिखेगा। उस लिंक पे सभी बच्चे क्लिक करें, जो भी बच्चे इस वीडियो पे आ रहे हैं, और वो सारे के सारे बच्चे उस व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड हो जाएं, ताकि आपको तमाम अपडेट्स और तमाम इन्फॉर्मेशन हम उस व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से दे सकें। और कुछ तमाम फ्री कंटेंट्स भी आपको उस व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से दिए जाते हैं हमेशा से ही। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये 2 काम कर लीजिए, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और दूसरा काम व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन द ऑफर्स मेड बाय 2 पर्सन्स टू ईच अदर कंटेनिंग सिमिलर टर्म्स ऑफ बार्गेन क्रॉस ईच अदर इन पोस्ट दे आर नोन एज। यानी ऐसा ऑफर जो 2 इंसान एक ही तरह का ऑफर दे रहे हैं, ऐसा ऑफर जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसके नाम से ये स्पष्ट है, ऐसा ऑफर जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसे हम क्रॉस ऑफर कहते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज क्रॉस ऑफर। हिंदी में जब 2 व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे के सौदे की समान शर्तों वाले प्रस्ताव पोस्ट में एक दूसरे को पार करते हैं तो उन्हें कहा जाता है क्रॉस ऑफर। स्टूडेंट्स, ये थे आपके 40 MCQs जो आपके पिछले सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए थे। और याद रखना है दोस्तों, इस बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में 40 नहीं 50 MCQs पूछे जाने वाले हैं। और आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में, उनको सॉल्व करने में मैक्सिमम 20 मिनट का समय लगता था, और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में 36 मिनट्स का समय लगा है। यानी इस क्वेश्चन पेपर में आपको डिफ़िकल्टी नज़र आएगी उन बच्चों को जो केवल बीकॉम कर रहे हैं। बाकी जो बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कंपनी सेक्रेटरीशिप कर रहे हैं, उन बच्चों को ये पेपर थोड़ा सा आसान लगेगा, लेकिन उनके लिए भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि उनका जो पेपर होता है वो थियोरेटिकल बेस पे होता है और यहाँ पे आपको MCQ पूछे जा रहे हैं। तो जो बच्चे CA या CS कर रहे हैं, उनको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी सारथी को ज्वाइन करिए, ताकि आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो सके। और सारथी का प्राइस तो इतना शानदार रखा गया है दोस्तों, जस्ट एट 199 आपको 6 सब्जेक्ट्स के सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स, नोट्स, PDF, PYQ सब कुछ दिया जा रहा है। प्लस आपको एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एडिशनली मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, आपको अब सारथी में एक एडिशनल चीज़ मिल रही है, और वो है माइनर कोर्सेज के लेक्चर्स और प्लस उनके PDFs। तो बिल्कुल आंख बंद करके वन स्टॉप सॉल्यूशन सारथी को ज्वाइन कर लीजिए और आपके सारे के सारे सेमेस्टर से संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगर हमारे इस वीडियो को कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जो बच्चा फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में टॉपर रहा है, तो लेट मी इन्फॉर्म यू, अगर आपने फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में 8 CGPA से ज़्यादा नंबर सिक्योर किए हैं, तो हम आपका फ़ोटो और आपका रिजल्ट मांगना चाहेंगे। आप अपना फ़ोटो और अपना रिजल्ट व्हाट्सअप करें हमारी टीम में से किसी इंसान को, और वो आपका जो फ़ोटो होगा आपके नंबर के साथ हमारे कमिंग बुक्स में प्रिंट किया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपका टारगेट सेमेस्टर आप सभी की प्रॉब्लम्स को देखते हुए आप सभी के लिए बुक्स भी लाने वाला है मार्केट में। बहुत जल्द आपकी बुक्स आने वाली हैं, और उन बुक्स के पीछे, उन बुक्स का जो सबसे लास्ट पेज होता है उसमें अपने टॉपर्स का नाम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो भी हमारे टॉपर्स हैं 8 CGPA यानी 80% से ज़्यादा नंबर सिक्योर करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो सभी स्टूडेंट्स हमें अपना रिजल्ट शेयर करें, ताकि हम उन बच्चों को सम्मानित कर सकें, उन बच्चों को एज एन इंस्पिरेशन फॉर योर जूनियर्स शो कर सकें। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी ऊर्जा के साथ। तब तक पढ़ते रहिए पूरी शिद्दत के साथ।